सार्फिन के हुकूक का आलमी दिन यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर बरस 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद सार्फिन को उनके हुकूक से आगाह करना और उन्हें बेदार करना है। आलमी कंज्यूमर राइट्स डे को मनाने का सेहरा साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को जाता है। 15 मार्च 1962 को कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए कंज्यूमर राइट्स के मसले को पुरजोर अंदाज से उठाया था। इसके बाद 15 मार्च 1983 से इस दिन को मनाने की बाकायदा शुरुआत हुई, जिसके बाद ये सिलसिला कभी नहीं थमा। एक कंज्यूमर होने के नाते हम सबको कुछ हुकूक हासिल हैं, लेकिन हमें इनकी मालूमात नहीं होती और अक्सर ग्राहक के साथ तरह तरह की धोखाधड़ी के मामले पेश आते हैं, जिनमें घटिया या पोस्ट डेटेड सामान देना, हिडन टैक्स वसूलना, गारंटी के दौरान खराब हो जाने पर भी सामान बदल कर ना देना, तयशुदा कीमत से ज्यादा कीमत लेना, मिलावटी सामान देना या फिर गलत जानकारी देना वगैरह। लेकिन अगर आपको अपने हुकूक और मुल्क के कानून के बारे में मालूमात है तो न सिर्फ आप हर तरह की धोखाधड़ी से महफूज रह सकते हैं, बल्कि किसी भी तरह के फ्रॉड के नतीजे में सही मुआवजा भी ले सकते हैं और सेलर या सर्विस देने वाले पर जुर्माना भी आयद करवा सकते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर दूरदर्शन की कोशिश है कि भारत में आपको एक सारिफ होने के नाते जो हुकूक मिले हैं उनकी जानकारी आपको फराहम हो। हमारे मुल्क में 1986 में ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कानून बन गया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि वो शख्स जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई सामान खरीदता या कोई खिदमत हासिल करता है वो कंज्यूमर है। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक और कानून आया, जिसे पेश करते हुए उस वक्त के वजीर खुराक जनाब रामविलास पासवान ने कहा था कि नया कानून ग्राहक को कानूनी तौर पर मजीद ताकतवर बनाएगा। 1986 के कानून के मुकाबले 2019 के कानून में एक सेपरेट रेगुलेटर का इंतजाम किया गया, जिसके तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कानूनी इख्तियारात दिए गए। ये अथॉरिटी कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और धोखा देने वाली कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर पर जुर्माना लगाती है। इसके अलावा नए कानून के तहत कंज्यूमर कोर्ट का स्पेशल इंतजाम किया गया और ये सहूलत भी दी गई कि जहां ग्राहक रहता है उसी इलाके में वो केस दर्ज करवा सकता है, जबकि पहले जहां सेलर या सर्विस प्रोवाइडर होता था वहां केस दर्ज होता था। नए कानून में ई कॉमर्स को भी कानून के दायरे में लाया गया और मीडिएशन को कानूनी मंजूरी दी गई, जिससे मामलों का जल्दी निपटारा मुमकिन हो। इसके अलावा पहले के मुकाबले अब अदालतों को ज्यादा रकम के केस देखने की इजाजत मिली, यानी जिला अदालत अब 50 लाख तक, हाई कोर्ट 50 लाख से ज्यादा और नेशनल अदालत 10 करोड़ से ज्यादा के मामलात की सुनवाई कर सकती हैं। लेकिन सार्फिन को ये भी समझना होगा कि उनकी भी कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे खरीदे गए सामान की रसीद, गारंटी कार्ड वगैरह जरूर लें, जिस पर सामान या सर्विस की मुकम्मल जानकारी दर्ज हो। तभी आप किसी धोखाधड़ी के खिलाफ सबूत के साथ सही ढंग से शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर भी कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है। आज की पेशकश में भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कवानीन पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर इस खास पेशकश में आप सभी का इस्तकबाल है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हम सभी कंज्यूमर हैं, सारिफ हैं, ग्राहक हैं और यही कंज्यूमर किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा होते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि कंज्यूमर इज अ किंग। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इसी कंज्यूमर के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी भी होती है और ऐसे हालात में कंज्यूमर ये सोचता है कि वो कहाँ जाए। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में भी ये सवाल उठता रहा और इसीलिए 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया और उसके बाद इसको नए तरीके से और नए तकाज़ों को मुकम्मल करते हुए 2019 में लाया गया। आज की इस पेशकश में हम कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले इन कवानीन को समझेंगे और उनको जानेंगे। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब टी.के. शर्मा साहब और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर जुबैर अहमद खान साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। शर्मा जी, जब हम बात करते हैं
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। हमने किस तरह से कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है ताकि कहीं भी अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो वहां जा करके अपने मसले को हल करवा सके, इंसाफ हासिल कर सके। देखिए 1962 में यूएसए में 15 मार्च को ये डिसाइड किया गया कि भाई वर्ल्ड में जो भी पॉपुलेशन है, जो भी लोग रहते हैं, अगर वो कोई भी सर्विसेज लेते हैं या किसी प्रकार की आइटम को परचेज करते हैं और वो डिफेक्टिव है या सर्विसेज प्रॉपर नहीं है, तो वो कहाँ जाए, कैसे जाए, इस चीज़ पर चर्चा होते हुए 15 मार्च 1962 को ये डिक्लेयर किया गया कि वर्ल्ड में ये कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाएगा। उसी दिन से हम इसको मनाते आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कंज्यूमर के पास क्या रेमेडीज़ थी? सिविल कोड, सिविल राइट्स। लेकिन इसके अलावा एक जो बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसे कि यूके, यूएस में लॉ ऑफ टोर्ट्स के नाम से हम एक कानून को जानते थे, जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज को, नेग्लिजेंस को, सिविल रोंग को कवर किया गया था। और उसमें इस प्रकार के व्यक्ति को जिसके साथ कोई धोखा हुआ है या उसको कोई सर्विसेज में डिफेक्ट है या उसके साथ किसी प्रकार का नेग्लिजेंस किया गया है, तो वो लॉ ऑफ टोर्ट के अंतर्गत सू कर सकता था, कोर्ट में जा सकता था, डैमेजेस क्लेम कर सकता था। दोनों में अंतर क्या था कि सिविल कोर्ट में एक लेंथी प्रोसेस होता था जिसमें उसको कोर्ट फीस वगैरह देनी पड़ती थी, और एक आम नागरिक जो पहले ही परेशान है अपनी कोई आइटम खरीदने की वजह से, सर्विसेज में डिफेक्ट की वजह से, उसको एक लेंथी प्रोसेस से बचाने के लिए लॉ ऑफ टोर्ट के अंतर्गत उसको रेमेडी दी जाती थी। इंडिया में हालांकि हमने ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो किया लीगल सिस्टम में, पर लॉ ऑफ टोर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। और 1986 में 87 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जिसमें बहुत सी वही रेमेडी दी गई जो लॉ ऑफ टोर्ट के अंतर्गत थी। यदि किसी प्रकार की कोई भी सामान में त्रुटि पाई जाती है, सर्विसेज में डेफिशिएंसी पाई जाती है, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो वो व्यक्ति कंज्यूमर अधिनियम के अंतर्गत कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। भारत में इसको 3 टायर सिस्टम के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत व्याख्या की गई। क्या है वो 3 टायर सिस्टम? में जानना चाहूंगा, हमारे व्यूवर्स भी जान सकें। जी, जैसा कि हम देखते हैं हमारे न्याय व्यवस्था 3 सीढ़ियों से गुजरती है। पहला हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसी प्रकार कंज्यूमर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और उसको पूर्ण न्याय मिल सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो कि अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से जाना जाता है, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, कोई भी व्यक्ति इसमें पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से इनकी व्यवस्था की गई। जैसा कि 1986 के एक्ट में अगर आपका 10 लाख तक का है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाइए, उसके बाद स्टेट में जाइए, और करोड़ रुपए से ऊपर है तो नेशनल में जाइए। अब ये बढ़ा दिया गया है और 10 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन, उसके नीचे स्टेट कमीशन और 1 करोड़ से नीचे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इस प्रकार का दिया गया है कि व्यक्ति अपनी समस्या के अनुरूप अपने किसी भी फोरम में जा सकता है। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें अपील का प्रोविज़न दिया गया है। आप स्टेट कमीशन में अपील में जा सकते हैं, रिवीजन में नेशनल कमीशन में जा सकते हैं, और नेशनल कमीशन के फैसले के बाद भी यदि आप ये बता सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी अहम मुद्दा है, लॉ पॉइंट है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी अपील के द्वारा खटखटा सकते हैं। तो कंज्यूमर को निचले सतर से लेकर न्याय व्यवस्था के आखिरी सतर तक का जाने का रास्ता इस कंज्यूमर कोर्ट एक्ट ने, कंज्यूमर एक्ट ने खोला है। और उसके साथ साथ हम ये भी अभी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर कहीं किसी किस तरह से अदालत का रुख कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ जुबैर अहमद खान साहब से मैं जानना चाहूँगा कि जुबैर अहमद साहब, किस तरह के मामला सबसे ज़्यादा सामने आते हैं अगर हम धोखाधड़ी की बात करें, या किन सर्विसेज में सबसे ज़्यादा इस तरह के झगड़े या डिस्प्यूट्स जो हैं वो सामने आते हैं? जी, जब 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था तब सर्विसेज की जो डेफिनेशन उसमें दी गई थी, उसमें कई चीज़ें के बारे में डिस्कशन किया था।
लेकिन जब 2019 में जब नया लॉ आ गया तब उससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इसमें वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ है। और इस पे कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं, कई ऐसे ऑर्डर्स आए हैं जिसमें कई सर्विसेज की के इश्यूज़ को लेके उसमें डिस्कशन हुआ है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन किया गया है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस मैं किया है। चाहूंगा उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें आपके ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बेसिकली, जैसे मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक ऐसा ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें आप प्राइस को अपना ज़्यादा दिखा सकते हैं, जहाँ एक एक्सेसिव प्राइस हो, जहाँ प्रोडक्ट जो है वो बहुत डिफेक्टिव हो, जहाँ प्रोडक्ट बहुत जो है हैजर्डस हो, बहुत जो है ख़तरनाक उस टाइप का हो, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं हो। और उसी तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक ऐसे तरीके से प्रैक्टिस है जिसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बिल्कुल अनफेयर हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पहले कई इश्यूज़ पे ये डिस्कशन हुआ। हमारे किसी टाइम पर एक MRTP एक्ट था, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसमें ये दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिफाइन था। वो लॉ बिल्कुल अलग था, उस लॉ को रिपील कर दिया गया है, उसकी जगह कंपटीशन एक्ट आ गया है। लेकिन वो दो कंसेप्ट जो हैं इस बार ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में उसको दोबारा मेंशन किया गया। और इससे ये ज़ाहिर बिल्कुल क्लियर होता है कि कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि किसी भी तरीके का डिफेक्ट, किसी भी तरीके की डिफिशिएंसी सर्विसेज को वो अपने कंज्यूमर फोरम में जा सकता है, रिम्बर्समेंट हो, चाहे उसके लिए वो डिसकंटिन्यू करना हो उस अनरिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, चाहे वो कंपनसेशन हो। इस तरीके की बहुत सारी रेमेडीज़ जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में है बेसिकली। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे बैंकिंग लॉ और इंश्योरेंस के मैटर्स को और हेल्थ के मैटर्स में, जिसमें जो है काफ़ी हद तक केसेस जो हैं आए हैं और इसमें काफ़ी हद तक लोगों को, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन इस मैटर्स में मिले हैं। देखिए, तमाम मामले में शर्मा जी से मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारी अदालतें हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन कानून के तहत कंज्यूमर कोर्ट्स की बात कही गई। आखिर मकसद क्या था इन अदालतों का? क्या जल्दी निपटारा इनका मकसद था, और इस मकसद में हम कितना कामयाब हो सके? देखिए, जल्दी निपटारा तो एक महत्वपूर्ण मकसद था और है, लेकिन इसके अलावा जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब कंज्यूमर की कैपेसिटी में अदालत में जाता है, तो अगर वो सिविल कोर्ट में जाता है, आज आप एग्जाम्पल देखिए, आपने कोई फ्लैट खरीदा है और फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए में है, अब उसमें कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मान लीजिए रूल के अंदर ये दिया गया कि आपको पार्किंग फ्री दी जाएगी, लेकिन बिल्डर ने उस पार्किंग का आपसे अलग से पैसा लिया है, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। या उसने कहा भाई आपको पोजेसन इस टाइम तक दिया जाएगा और वो पोजेसन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। अब उसके पास क्या रेमेडी थी? अगर वो सिविल कोर्ट में जाता है तो सिविल कोर्ट में कंसेप्ट होता है, हमारे यहाँ पे कोर्ट फीस एक्ट और सूट वैल्यूएशन एक्ट है, जो बताते हैं कि अगर आपको अदालत में जाना है तो कितनी कोर्ट फीस देनी है। और इस तरह के मामलों में जहां पर प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों रुपए में होती है तो एड वॉलरम कोर्ट फीस दी जाती है, उसके हिसाब से कोर्ट फीस भरनी होती है। अब एक कंज्यूमर, पार्लियामेंट ने अपनी विजडम से ये डिसाइड किया कि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे बिल्डर या किसी भी व्यक्ति या किसी ट्रेडर की वजह से दुखी है, परेशान है, उसके साथ पहले ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या डेफिशिएंसी या नेग्लिजेंस की गई है, उसको हम दोबारा से ये कंपेल करें कि आप सिविल अदालत में जाइए, पहले आप इतनी कोर्ट फीस जमा कीजिए, उसके बाद आपका एक लेंथी प्रोसेस है, तो आधे से ज़्यादा कंज्यूमर ये सोचेंगे कि मैं पहले ही नुकसान भुगत चुका हूं और दोबारा मैं अगर इस अदालत के चक्कर में पड़ूंगा तो मुझे और ज़्यादा समय लगेगा, नुकसान होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया,
जिसमें आपको एड वोलरम कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती। एक नॉमिनल अमाउंट फिक्स किया गया, उसके बेस पर आप एक अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, चाहे आपकी वैल्यू जो डैमेजेस आप क्लेम कर रहे हैं वो चाहे करोड़ों में हो, लाखों में हो, उसके हिसाब से आपको एड वोलरम कोर्ट फीस नहीं देनी, ताकि हर कंज्यूमर अपने राइट से अवेयर हो सके और कोर्ट में जाने का हिम्मत और साहस कर सके। दूसरा इसका ये बनाया गया कि सिविल कोर्ट में बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, जैसे कि दूसरी पार्टी डिटेल में जवाब देती है, इश्यूज बनते हैं, गवाहियाँ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में ये कहा गया कि आप बाय वे ऑफ एफिडेविट, दोनों पार्टी आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी जो भी स्टेटमेंट है वो बाय वे ऑफ एफिडेविट दे दीजिए और कंज्यूमर कोर्ट उसको एक्सपीडियसली, उसको तुरंत प्रभाव से उसका फैसला कर सकते हैं। हमने देखा है बहुत से केसेस ऐसे आए हैं कंज्यूमर कोर्ट में जो कि फर्स्ट या सेकंड डेट पर भी कोर्टों ने निपटाए हैं, जहां पर पार्टी दूसरी को नोटिस जाता है और वो आते हैं, जज साहब उनको बताते हैं, कोर्ट बताता है, वकील बताते हैं, देखिए भाई ये आपकी नेग्लिजेंस है या आपकी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, ये हर्जाना आपको देना होगा, और इस तरह के निपटारे वहां पर होते हैं। इसके अलावा एक सेंट्रल कमेटी है जो कि इस तरह की चीज़ों को हो सकता है कि कंज्यूमर कोर्ट में जाने से पहले भी निपटा सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया कि एक व्यक्ति को, एक कंज्यूमर को लेंथी प्रोसेस, कोर्ट फीस वगैरह से बचा के एक स्पीडी रेमेडी और एक सस्ती रेमेडी दिलाई जा सके। यहाँ एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, मुकदमा कहाँ दर्ज होगा, किस इलाके में होगा? जहाँ ग्राहक रहता है उस इलाके में, जहाँ सेलर या सर्विस प्रोवाइडर है उस इलाके में दर्ज होगा? देखिए ये एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो हमारा कानून कहता है, सिविल प्रोसीजर कोड जो जुरिडिक्शन के बारे में डील करता है, वो ये कहता है कि जहां पर आपका काज ऑफ एक्शन अराइज हो या जहां पर रिस्पोंडेंट रहता हो, रिस्पोंडेंट रहता हो, जिसके खिलाफ आप मुकदमा कर रहे हो वो रहता हो या उसका ऑफिस हो। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये एक अहम बदलाव किया गया कंज्यूमर के हित को ध्यान में रखते हुए, और ये दिया गया कि जहां पर कंज्यूमर रहता है वो अपने क्षेत्राधिकार में कंज्यूमर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ये उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि यदि मान लो आज एक कंज्यूमर ने एयर टिकट ली और वो उसने बॉम्बे से किसी दूसरे स्थान के लिए टिकट परचेज की और वो दिल्ली का रहने वाला है, तो अब उसको केस करने के लिए बॉम्बे या कैलकाटा नहीं जाना पड़ेगा, वो दिल्ली में ही मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो इस प्रकार का बदलाव एक कंज्यूमर के लिए अहम कदम है, जो कि कंज्यूमर कोर्ट में जाके वो इस तरह का रिलीफ ले सकता है। जुबैर सर, हमारे पास कानून 1986 में भी था, लेकिन 2019 का कानून जो है वो क्या कुछ नई चीजें लेकर के आया जो हमारे देश के लिए और हमारे खासतौर से कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, इस 2019 के एक्ट में जो सबसे अहम बात है, 1986 के एक्ट में भी कंज्यूमर राइट्स के बारे में बहुत चर्चा रही है। काफ़ी ऐसे जजमेंट्स और ऑर्डर्स आए हैं जहां जो है इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा रहा है। लेकिन 2019 के एक्ट में सबसे अच्छी बात यह गई कि इसमें राइट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही क्लियर तरीके से डिस्कस किया गया, जिसमें उसका सबसे महत्वपूर्ण राइट जो लिखा है, राइट टू हैव कंज्यूमर अवेयरनेस, उसके बारे में डिस्कस किया। राइट टू बी हर्ड के बारे में मेंशन किया गया है, राइट टू चूज़ के बारे में मेंशन किया गया है, और राइट टू रेज देयर इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। तो कुल मिला के बहुत अच्छा 6 के राइट्स के बारे में डिस्कशन किया गया। उसके अलावा जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। और जो एक सबसे खास बात यहाँ पे की गई है, एक सेंट्रल अथॉरिटी जिसका पूरा नाम है सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी, उसके बारे में चर्चा की गई। ये सेंट्रल अथॉरिटी का जो महत्वपूर्ण है वो बहुत अच्छा इसमें मेंशन किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये अथॉरिटी कोई भी कंप्लेन, कोई भी शिकायत किसी कंज्यूमर से ले सकती है जहाँ पर भी ऐसे इश्यूज हो, जहां डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव सर्विसेज, हैजर्डस गुड्स या हैजर्डस सर्विसेज जहां हो रही हैं, जहां भी कस्टमर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फेस कर सकता है, उस केसेस में ये सेंट्रल अथॉरिटी अपनी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, जिसमें डायरेक्टर जनरल को ये अपना अधिकार दे सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, और उसके बाद एक नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है। तो उस तरीके से इस अथॉरिटी के आने से आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ जो है वो रेगुलेट हो चुकी है। मतलब कंप्लेंट जो है, किसी की भी अगर कोई कंप्लेंट है तो पहले अदालत जाएगी। यहाँ शर्मा जी से जानना चाहूंगा, क्या वो अथॉरिटी में कंप्लेंट कर सकता है? पहला रास्ता उसके लिए क्या होगा?
देखिए, जहाँ तक अथॉरिटी का सवाल है, अथॉरिटी एक एक्शन ले सकती है उनके ऊपर, वो चॉइस है उसके। अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में नहीं है कि वो कंज्यूमर कोर्ट का ड्यू टू हिज फाइनेंशियल पोजीशन या एक्सपर्टाइज या ज्ञान नॉलेज की वजह से कोर्ट में नहीं जा सकता, वो अथॉरिटी में जा सकता है और अथॉरिटी उसके बिहाफ पे कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाल सकती है। ये भी अथॉरिटी को राइट दिया गया, कहीं ना कहीं वो पावर्स मिल जाएंगी, पावर्स मिल जाएंगे उसको। और जो अभी आपने एक बड़ा अहम सवाल किया कि दोनों में मेन अंतर क्या किया गया, क्यों किया गया। देखिए, हमारा देश आज़ाद होने के लगभग 3 दशक बाद 1987 में ये इन्फोर्स हुआ कानून, 30 साल उसमें लगे और वो एक बड़ा अच्छा कंप्रीहेंसिव, जिसमें हमने लॉ ऑफ टोर्ट, सिविल रोंग, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद जब कंज्यूमर कोर्ट्स में गए और डिफरेंट टाइप के जजमेंट्स आए, तो पार्लियामेंट को फील हुआ कि इसमें अभी कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो 3-4 इसमें अमेंडमेंट किए गए। लेकिन उसके बावजूद जैसे कि मॉडर्न टाइम में कुछ चीज़ें डेवलप हुई, इंटरनेट का चलन हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जो बिल्डर्स बायर्स के इतने ज़्यादा एनसीआर मेट्रो सिटीज़ में केसेस हुए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या ये अनफेयर ट्रेड, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, रेस्ट्रिक्टिव है, बिल्डर का राइट है, नहीं है। पहले इतने केसेस थे जिसमें कोर्ट्स इस चीज़ से भरे हुए थे कि क्या एक प्रॉपर्टी सेलर, बिल्डर कंज्यूमर कोर्ट में आएगा कि नहीं आएगा। वो कहते थे कि क्योंकि ये एक सिविल डिस्प्यूट है, इसमें डिफरेंट टाइप की लीगल एंगल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार ऑनलाइन सर्विसेज, आजकल आप देखते हैं कि आप खाने की चीज़ है ऑनलाइन मंगा रहे हैं, घर में यूज़ करने की चीज़ ऑनलाइन मंगा रहे हैं। अब ये सवाल आपके सामने आया कि अगर वो चीज़ें डिफेक्टिव मिलती हैं तो उनके लिए क्या आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, यानी ई कॉमर्स को उन्होंने इसमें ई कॉमर्स को। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने पूरे एक्ट को रिपील करके नया एक्ट बनाया, ताकि कंप्रीहेंसिवली इन पॉइंट्स को लेके कोर्ट्स का समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, उनको क्लैरिफाई करने के लिए ये चीज़ किया गया। अभी भी उसके बावजूद भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और अभी न्यायालयों के सामने हैं, जिन पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो इन सर्विसेज में कंज्यूमर कोर्ट्स में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। इस मामले में आप बहुत पेश रहे और आपने जो लीगल सर्विसेज हैं, क्या वो इस दायरे में आएंगी या नहीं आएंगी? आप खुद अदालत में इसके अंदर एक फरीक रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्यों लीगल सर्विसेज जो हैं अभी तक इस दायरे में नहीं आती, इस कानून के तहत नहीं आती, और अगर नहीं आती तो उसकी क्या वजह? देखिए, इसमें 2 अहम पॉइंट हैं। पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी यह विषय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा अभी यहाँ पर करना उचित नहीं होगा। पर न्यायालय की बातों के अलावा जो हम कहना चाहेंगे वो ये है कि एक तो कंज्यूमर कोर्ट्स जो बनाए गए थे वो बेसिकली कंज्यूमर्स को स्पीडी रिलीफ के लिए बनाए गए थे। अगर पार्लियामेंट को ये लगता कि इसमें सभी तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो नेचुरली कंज्यूमर कोर्ट्स भी जो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, वो इतने ओवरबर्डन हो जाएंगे कि उनका एक मेन ऑब्जेक्ट डिफीट हो जाएगा कि क्या वो स्पीडी रिलीफ कंज्यूमर्स को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इसलिए पार्लियामेंट ने, जो मैं समझता हूँ, सर्विसेज की डेफिनेशंस में कुछ सर्विसेज को डेलिब्रेटली इंक्लूड नहीं किया और वो अब इंटरप्रिटेशन का विषय है, क्या वो उसमें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या किस लिमिट के साथ आनी चाहिए। दूसरा, मैं तो एक ही बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो लीगल सर्विसेज है, एडवोकेट्स हैं, उनको ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट माना गया है कि वो कोर्ट में सोवरन फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं और लोगों को उनके राइट इन्फोर्स कराते हैं, ना कि किसी कंज्यूमर को कोई रिलीफ दिलाते हैं, लोगों को राइट इन्फोर्स कराते हैं। और इसलिए पार्लियामेंट ने पर्पजली उनको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन के द्वारा उस सर्विसेज में नहीं रखा है। अब बहुत सी दूसरी सर्विसेज कंज्यूमर के दायरे में आती हैं और उसमें हम देखते हैं कि न्यायालय एक कंसेप्ट होता है डैमनम साइन इंजूरिया, कि अगर आपके लीगल राइट का भी वायलेशन नहीं हुआ है लेकिन डैमेजेस हुई हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो जितने हम कंज्यूमर कोर्ट के केसेस देखेंगे वो ज़्यादातर लॉ ऑफ टोर्ट के
इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं, डैमनम साइन इंजूरिया। चाहे मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है, परंतु मुझे उसका नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई का मेरा अधिकार है, और कंज्यूमर कोर्ट में मैं उस अधिकार के लिए जा सकता हूं, जो कि मुझे एक सस्ता और शीघ्र न्याय की वहां से उम्मीद होगी। और उसी उम्मीद के साथ हर आदमी इंसाफ के लिए अदालत का रुख करता है, और वहाँ पर उसको ये कानून देखा जाए तो फराहम किए गए हैं, जिसके ज़रिए वो अगर कहीं उसके साथ कोई धोखा हुआ है तो वो इंसाफ हासिल कर सके। उसके साथ साथ मुआवजा भी एक है प्रावधान, मुआवजे का मुआवजा भी दिया जा सकता है। यहाँ पर इस सिलसिले में बातचीत के सिलसिले को मज़ीद आगे जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर होते हैं और इसी मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारी आज की इस स्पेशल पेशकश में, जहां हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर के राइट्स की। अब हमारे पास कुछ सवाल भी हैं जिनको आज हम इस पेशकश में शामिल करेंगे। क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, जैसे कि कंज्यूमर के पास तो राइट्स है, लेकिन जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है गुड्स की, उसके पास क्या राइट्स होंगे? उसकी भी तो हैरेसमेंट करी जा सकती है कंज्यूमर के द्वारा। जी, मैं अपने दोनों ही मेहमानों से इस सवाल के ऊपर रिएक्शन चाहूँगा, इसका जवाब चाहूँगा, क्योंकि जब बात करते हैं कंज्यूमर के राइट की, तो जो भी सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ अगर कहीं धोखा हो जाता है या उसके ऊपर कोई गलत मुकदमा दायर कर दिया जाता है, ऐसे हालात में क्या कुछ रेमेडीज़ हैं? देखिए, इनका सवाल बड़ा ही अहम है। हमारे संविधान की धारा 14 को अगर हम अपने सामने रखते हैं, जो कि राइट टू इक्वलिटी बात करता है जी, और वो कहता है जब किसी भी डिस्प्यूट में कहीं पर भी दो पार्टी होती हैं तो इक्वल राइट्स उनको मिलने चाहिए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है, जैसा कि अगर हम बात करें मैट्रिमोनियल केसेस की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, 498 ए आईपीसी की या 304 बी आईपीसी की, जहाँ पे डोरी डेथ, क्रूअलिटी या डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर वुमेन के राइट्स को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने कानून बनाए। और उसमें अगर ये कहें कि भाई उनके व्यक्ति को या उनके जो मेल पार्टनर है उसको क्या राइट्स हैं, तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसके राइट्स दूसरे प्रावधान, दूसरे स्टैच्यूज के अंडर हैं, पर वो स्टैच्यू एक स्पेसिफिक उनकी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एक्ट है, जो भी इस तरह के विशेष एक्ट बनाए जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर लोगों को ध्यान में रखते बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जो कंज्यूमर एक्ट बनाया गया है, विक्टिमाइजेशन भी ध्यान में रखा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कौन विक्टिम रहा है, बिल्कुल उसको ध्यान में, बिल्कुल उस पर मैं आता हूं। जैसे कंज्यूमर एक्ट जो बनाया गया वो कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए, जो टारगेट, जो ऑब्जेक्ट था डिस्कशन का एक्ट बनाते समय, वो कंज्यूमर्स था कि कंज्यूमर्स के राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। अब कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्ट करने में अगर कंज्यूमर्स उस एक्ट के किसी भी प्रोविजन का मिसयूज करके किसी ट्रेडर, सेलर के साथ कोई इस प्रकार की चीज करते हैं, तो उसके लिए न्यायालय है। जिस न्यायालय में आप गए हैं, अगर उस न्यायालय को लगता है कि इस कानून का मिसयूज हो रहा है, तो उसको पूरी पावर्स है उसको उसकी व्याख्या इस रूप में करने की कि वो कंज्यूमर को फेवर में और सेलर के हरासमेंट के रूप में उसका एक एग्जाम्पल ना हो। जैसे कि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे न्यायालयों ने व्यवस्था दी कि हमारे देश में 498 ए का बड़ा दुरुपयोग किया गया, दुरुपयोग हुआ, यहाँ तक कि कोर्ट्स ने न्याय दी और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना इस बात को, माना और सर्वोच्च न्यायालय ने अनुरेश कुमार के एक बड़े फेमस केस में डायरेक्शंस देनी पड़ी कि इस प्रकार आप मिसयूज नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार अगर हम पाते हैं कि भाई कंज्यूमर एक्ट का कहीं मिसयूज हो रहा है और वो सेलर्स या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के हितों के खिलाफ जा रहा है या उनके कानूनी राइट्स के खिलाफ जा रहा है, तो न्यायालय इस चीज के लिए है और वो उसका जरूर आवश्यक रूप से संज्ञान लेंगे। यहाँ जुबैर सर, एक सवाल और हमारे पास ईमेल के जरिए है कि जहाँ लोग ये पूछते हैं कि अगर कोई गलत एडवर्टीजमेंट कर रहा है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, देखा जाए तो उसके अंदर सच्चाई नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में कहाँ कंप्लेंट की जा सकती है, किस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी, मैं दोनों सवालों के जवाब देना चाहूँगा। जब
1986 में लॉ आया था, तब हमारे पास एक बहुत ही पुराना फेमस प्रिंसिपल था केविट एम्प्टर, जिसका मतलब है लेट द बायर बीवेयर। जब 2019 में ये एक्ट आया, तब हमारे पास दोनों प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, लेट द बायर बीवेयर और लेट द सेलर बीवेयर ऑल्सो। यानी कि सेलर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही ड्यू डिलिजेंस है जितनी कि आगे पहले भी थी। और इस एक्ट में सबसे खास बात यह है कि जब ये एक्ट 2019 में आया, तब इस एक्ट में डायरेक्ट सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर ने कई रूल्स निकाले, जिसमें एक स्पेसिफिक रूल निकाला है डायरेक्ट सेलर्स के बारे में, जहां इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के बारे में चर्चा की गई है। और उसके अलावा ये भी डिस्कशन किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्शियल एंटिटीज़ है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के बारे में दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट के में अगर प्राइस टैग नहीं है, या उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सपायरी डेट के बारे में मेंशन नहीं है, या उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है डिफिशिएंसी इन सर्विसेज के लेके, डिफेक्ट इन सर्विसेज को लेके। सो ऐसे कई इश्यूज हैं जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर ने कई 2 रूल्स निकाले, जिसमें इन्होंने डिस्कस किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर दिस डायरेक्ट सेलर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल एंटिटीज के बारे में। तो ये एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें डिस्कशन किया है। दूसरा जो आपका सवाल था फॉल्स एडवर्टीजमेंट के बारे में, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस पर काफ़ी चैलेंजेस फेस किए गए हैं कंज्यूमर फोरम में पिछले 30 सालों में। जब ये नया एक्ट आया और उस पर कई डिस्कशन इस पे हुआ, हमारे यहाँ ट्रेडमार्क एक्ट भी एक आता है, जिसमें हम लोग ट्रेडमार्क एक्ट में कंपैरेटिव डिस्पैरेजमेंट की बात करते हैं, जहाँ एक अपने प्रमोशनल स्ट्रेटजी में एक फेक या फिक्शियस जो है स्ट्रेटजी अपनाई जाती है अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। सिर्फ बिल्कुल उसी तरीके से लॉ लेजिस्लेचर्स ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2019 एक्ट में ये चीज़ भी डिस्कस किया गया कि कहीं पे भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट या फेक एडवर्टीजमेंट के बारे में डिस्कशन होगा, उस इशू पे भी डिफिशिएंसी, उसको भी डिफिशिएंसी इन सर्विसेज भी माना जाएगा। और वो एक डिफिशिएंसी नहीं मानी जाएगी, वो एक तरीके से डिफेक्ट इन सर्विसेज भी माना जाएगा। इसीलिए 2019 में डिफिशिएंसी और डिफेक्ट की अलग अलग 2 डेफिनेशन मेंशन कर रखी है। हालांकि जैसे कि 1986 में सिर्फ डिफिशिएंसी इन सर्विसेज डिफाइंड था, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बहुत टाइप की केसेस आते हैं, इसी वजह से इन्होंने डिफेक्ट और डिफिशिएंसी को अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया। तो यानी कि फॉल्स एडवर्टीजमेंट, मैलिशियस गुड्स के बारे में, ओवर प्राइसिंग के इश्यूज़ के बारे में, बहुत सारे ऐसे मैटर्स में जहाँ जो है कंज्यूमर फोरम में अपना एक कंज्यूमर जो है कंप्लेंट दायर कर सकता है। और उसका मैं तरीका भी आपसे थोड़ी देर बाद जानना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये भी जानना चाहते हैं ईमेल के ज़रिए कि अदालत ने अब तक इस मामले में क्या अहम फैसले दिए हैं, कुछ ऐसे अहम फैसले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे कंज्यूमर को उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। देखिए, अदालतों ने इस एक्ट के ऊपर बहुत ही अहम फैसले, जिसमें कंज्यूमर्स को बहुत बड़ी राहत मिली है, दिए हैं। पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो बिल्डर्स बायर्स का है कि आजकल अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हैं, एक आप बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट में पाएंगे कि 2 साल के अंदर आपको इसका पोजेसन दे दिया जाएगा, और उसके बाद सालों साल 4-4, 5-5 साल तक लोग बिल्डर्स के चक्कर लगाते रहते थे, ना उनको रिफंड मिलता था, ना पोजेसन मिलता था। तो कंज्यूमर कोर्ट्स के सैकड़ों हजारों ऐसे फैसले आए हैं जिसमें उन्होंने उनके अमाउंट को विद इंटरेस्ट, विद पेनल्टी रिफंड कराया है। जहां पर ये पॉसिबल था कि एक फ्लैट बन चुका है, बिल्डिंग बन चुकी है, वहां को उनको टाइम बाउंड समय में उनको पोजेसन दिलाया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत उन्होंने दिलाई है। दूसरा, जहां तक एक मैं छोटे से छोटी आपको बात करता हूं कि जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, दुकानदार आपसे कहता है ठीक है आपने सामान लिया है, लेकिन अगर आप कैरी बैग लेंगे तो इसके 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। अब मामला छोटा सा है, लेकिन कंज्यूमर राइट्स की बात है। आप कहते हैं जब मैं आपकी दुकान से सामान ले रहा हूं और आपको पेमेंट दे रहा हूं तो आप मुझे कैरी बैग भी दीजिए, पर उसने नहीं दिया।
तो अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाता है तो फैसले आए कि आपको कैरी बैग फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। इस प्रकार कंज्यूमर कोर्ट्स ने एक छोटी सी छोटी चीज का संज्ञान ले रहा और बड़े से बड़े जहां उनके हाई स्टेक्स इन्वॉल्व थे प्रॉपर्टीज वगैरह के, वहां तक बहुत ही अहम फैसले कंज्यूमर एक्ट के अंदर दिए, जो कि बड़े ही हमारे काम के फैसले। देखा जाए तो लैंडमार्क जी, डिसीजंस जी। रहे वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। जुबैर अहमद खान साहब से ये जानना चाहूंगा कि जब हम 3 लेयर सिस्टम की बात करते हैं कि हमारी जिला अदालत और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्या अमाउंट के जरिए ये तय किया जाएगा कि वो मुकदमा किस अदालत में चलेगा, कितनी मालियत का वो मुकदमा है, या फिर जाने वाला किसी भी अदालत में जा करके उसको दायर कर सकता है? देखिए, पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बारे में डिस्कशंस इसमें किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग एक रूल भी आया था 2021 में, जिसमें पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर कमीशन है उसका 50 लाख तक कर दिया है, और जो स्टेट है उसका जो है 50 लाख से 1 करोड़ तक का कर दिया है, और नेशनल कंज्यूमर फोरम 2 करोड़ के ऊपर का केसेस ले सकते हैं। और इसमें कंप्लेन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, बहुत ही एकदम आराम तरीके से कोई भी कंप्लेन जो है रेज़ कर सकता है। मैं और भी इसमें कई ऐसे मैटर्स हैं जहां केसेस ले जा सकते हैं। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू इसमें यह आया था जो हेल्थ सर्विसेज को लेके था जी। जब 1986 का लॉ आया था तो हेल्थ सर्विसेज को लेके बहुत सारे ऐसे केसेस आए, लेकिन 2019 के बाद एक केस आया था डॉक्टर मोनिका डोगरा वर्सेस AK साहनी। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें अपोजिट पार्टी ने ये क्लेम किया गया कि सर्विसेज की डेफिनेशन में हेल्थ सर्विसेज को स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया गया, तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जा सके। स्टेट कमीशन ने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, नेशनल कमीशन ने इस चीज़ को बहुत ही साफ तरीके से कहा गया कि अगर वो पॉइंट उसमें मेंशन नहीं भी है वो भी हेल्थ सर्विसेज के मैटर्स उसमें देखे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम मैटर है जहां ये मैटर दे सकते हैं। लेकिन जैसा सर ने बताया कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां जो है वो डिफिशिएंसी या डिफेक्ट इन सर्विसेज को नहीं भी ले जा सकते, जैसे एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां स्टूडेंट अपने आप में कंज्यूमर नहीं बन सकता। वोकेशनल स्टडीज़ के मामले में स्टूडेंट जो है वो कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकता। लीगल सर्विसेज के मैटर नो डाउट अभी जो पेंडिंग है, लेकिन कई ऐसी दलीलें पेश हुई हैं जिसमें ये भी कहा गया है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये गारंटी नहीं दे सकते कि एक फेवरेबल आउटकम हम दे दें क्लाइंट को, तो वो भी डेफिशिएंसी या डिफेक्ट की सर्विसेज के डेफिनेशन में के परव्यू में नहीं आएगा। लेकिन इस पूरे मामले में हेल्थ से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत से ऐसे सर्विसेज हैं जहां कंज्यूमर को बहुत सारे लाभ पहले भी मिले हैं और आने वाले टाइम में भी मिलते रहेंगे। लेकिन जब हम मेडिकल सर्विसेज की बात करते हैं तो शर्मा सर, क्या हम इस बात को मान के चलते हैं कि कहीं किसी के साथ इलाज में अगर लापरवाही बरती गई है तो वो किस तरह से कंज्यूमर फोरम में जाकर के न्याय हासिल कर सकते हैं? देखिए, इसका जो न्यायालय ने मेन रीज़न दिया, न्यायालय ने ये कहा कि जो हेल्थ सर्विसेज है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, कंज्यूमर की डेफिनेशन में जहाँ सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विसेज हैं, तो ये भी एक सर्विसेज है जी। दूसरा, एक्ट जो 2 सर्विसेज को बाहर करता है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो, कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट है कि इसको आपने रीसेल करना है, प्रॉफिट के लिए है। तो कोर्ट ने कहा कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं, व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए हॉस्पिटल जाता है, उसके लिए वो पे करता है, और जो डॉक्टर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर वहाँ पर कोई इस प्रकार की त्रुटि है, इस प्रकार की नेग्लिजेंस है जो कि जानबूझ के की गई है या इस लेवल तक है कि जो उससे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कई केसेस देखे कि आपने डॉक्टर ने बोर्ड लगाया हुआ है MBBS, अब अगर कंज्यूमर या पेशेंट उसके पास जा रहा है कि ये क्वालिफाइड डॉक्टर है और उससे ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन बाद में जब उसको कोई ज़्यादा बीमारी हो जाती है या इस प्रकार का डैमेज हो जाता है और वो जांच में पाता है कि डॉक्टर तो MBBS है ही नहीं या RMP या कोई दूसरी डिग्री उसके पास है, तो न्यायालय कहता है कि इस तरह की सर्विसेज प्योर डेफिशिएंट सर्विस है और ये सर्विसेज कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आनी चाहिए और इस तरह के कंज्यूमर को या पेशेंट को डैमेजेस मिलनी चाहिए। यहाँ एक और सवाल लेते हैं। जी हाँ, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? क्या कोर्ट सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकती है ऐसे मामलों में, कंज्यूमर के मामलों में? जैसे कि कंज्यूमर के मामले में पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे मामलात में अदालत खुद सोमोटो के तहत
एक्शन ले लेती हैं या मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, तो उसी के ताल्लुक से पूछना चाह रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा DK शर्मा जी से। जी देखिए, सुओ मोटो पावर्स हमारे देश में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को दी गई हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसके अलावा क्रिमिनल कोर्ट्स को, जहां पर किसी अदालत को, क्रिमिनल कोर्ट को ये लगता है कि एक बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है या उनके सामने हुआ है, तो उनको पावर्स दी गई हैं सुओ मोटो की। अब एक सवाल सर्वोच्च न्यायालय के सामने, जहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुओ मोटो एक्शन लिया कि आप ये ग्रीनरी को खराब कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं और जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं या जो इस प्रकार की अदालतें हैं, उनका काम, जब उनके सामने जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपनी कोई शिकायत लेके जाती है, तो उसका निपटारा करना होता है, ना कि किसी सुओ मोटो एक्शन लेके उस पर कोई निर्णय देना होता है। तो सुओ मोटो पावर अभी कंज्यूमर कोर्ट्स को नहीं दी गई है, और जब कंज्यूमर उनके सामने कोई कंप्लेंट लेके जाता है तो वो उस पर कर सकते हैं। एक जो छोटी सी विंडो सुओ मोटो हम कह सकते हैं, वो अगर आपने कंप्लेंट, जो कि एक बनाया गया सेंट्रल कमेटी जो बनाई गई है नए एक्ट के अंतर्गत, अगर आपने उसमें कोई दी गई है, तो वो आपको कंज्यूमर कोर्ट के सामने नहीं जाना पड़ेगा, और आपकी कंप्लेंट का संज्ञान उस कमेटी के थ्रू नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, जो भी केस होगा वो उसका संज्ञान ले सकते हैं, पर डायरेक्ट सुओ मोटो की पावर उनके पास नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं अपने देश की कि जहाँ भी डायरेक्ट सुओ मोटो की पावर्स नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं जी, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी मामला लेकर के लोग अदालत में जाते हैं और इंसाफ भी उनको मिलता है। क्या हमारे यहाँ इस तरह के प्रावधान अभी आने चाहिए, आते हुए लग रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार 2019 में कानून लेकर के आई और उसके बाद में कुछ और भी इसके अंदर देखा जाए तो गाइडलाइंस आती रही हैं। अब आगे का सफ़र कैसा है? क्या दूसरे ममालिक के मुकाबले में हम कुछ और आगे इसमें बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो हम काफ़ी आगे इसमें बढ़ चुके हैं, पर जहाँ तक दूसरे देशों का भी सवाल है, मैंने काफ़ी कंट्रीज़ का कंज्यूमर लॉ देखा है, उसमें सुओ मोटो पावर कंज्यूमर कोर्ट को देना या दूसरी अदालतों को देना, उसमें एक अंतर है। सुओ मोटो पावर क्या होती है कि आप मान लीजिए एक कंज्यूमर कोर्ट सुओ मोटो पावर ले रही है और जो कंप्लेनेंट है वो उससे एग्रीव्ड ही नहीं है, ये एक बड़ा निजी मामला है। सुओ मोटो पावर जहां तक दी जाती है वो वहां तक दी जाती है जहां एक बहुत बड़ी सोसाइटी को कोई चीज अफेक्ट कर रही है या कोई ऐसा एक क्रिमिनल केस हुआ है कि वहां पे किसी व्यक्ति की जान का खतरा है, तो कोर्टों को ये पावर हमारे देश में भी काफी हद तक दी गई है। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 142 में कोई भी आदेश पास करने का अधिकार है। 141 में सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून बनाता है सभी पर लागू होता है। 226 में हाई कोर्ट्स ऐसे सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं। एक मजिस्ट्रेट 190 सेक्शन सीआरपीसी में कोग्निजेंस ले सकता है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट, क्योंकि कंज्यूमर का मामला एक सर्विस प्रोवाइडर, सेलर और परचेजर के बीच का एक बड़ा निजी मामला है। मैंने ये कोई कप खरीदा है, इस कप में डिफेक्ट है या नहीं है मैं ही इसको बता सकता हूं। इसमें सुओ मोटो की गुंजाइश नहीं रखी गई और इसीलिए शायद पार्लियामेंट ने इस तरह का प्रावधान उसमें नहीं रखा। जुबैर अहमद खान साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, यूनाइटेड किंगडम, यूएस में और बाकी कई यूरोपियन कंट्रीज़ में एज कंज्यूमर लॉ से रिलेटेड बहुत ही डेवलपमेंट हुई हैं, कई पॉलिसीज़ बनी है और उस पॉलिसीज़ के बेसिस पे अगर मैं कंपेयर करूँ इंडियन हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है 2019, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में भी बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो बिल्कुल कॉमन है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इस बार इस एक्ट में आया है, जो आया है मीडिएशन का, मीडिएशन सेल का। एज पर द लॉ अगर हम कोई भी मैटर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास आता है जहां लगता है कि थोड़ी भी उम्मीद है कि मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं आउटसाइड द कमीशन इन पर्टिकुलर, तो ऐसे मैटर को 21 दिन के लिए विदिन 21 डेज हम रेफर कर सकते हैं टू रिजॉल्व थ्रो आउटसाइड दिस कमीशन ऑल्सो। मीडिएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है जहां पर हम अपने मैटर सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मीडिएशन का जो लॉ आया है वो 2023 में आया है, लेकिन मीडिएशन रूल्स के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 2020 में ही रूल्स ले आए थे।
हाँ, लेकिन मीडिएशन के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे बहुत सारे मैटर्स को हम उसकी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस के इश्यूज हैं, जहाँ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस के मैटर्स हैं, वहाँ पर मीडिएशन नहीं लेगा। लेकिन आने वाले टाइम पे मीडिएशन लॉ आने के बाद मीडिएशन सेल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन क्रिएट होने जा रहा है, जिससे जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है हमारे कंज्यूमर फोरम की, जिसमें पेंडेंसी की केसेस हैं, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। मीडिएशन कितना कामयाब रहा है? जैसे आपने मीडिएशन की बात कही है, हम मीडिएशन में कितने कामयाब रहे हैं खासतौर से इस तरह के मैटर्स को, डिस्प्यूट को सॉल्व करने में? मीडिएशन के लॉ के आने, मीडिएशन के प्रोविज़न आने से काफ़ी जो है एक बहुत बड़ा मेजर रिलीफ कंज्यूमर को मिला है, और ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर पे और जो है पार्टी पे कि किस मैटर को किस हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक अटेम्प्ट, ये कोशिश करनी पड़ेगी कंज्यूमर को और अपोजिट पार्टी को, ताकि इस अपने मैटर्स को जितनी जल्दी हो सके उतना रिजॉल्व कर सके। क्योंकि इस पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी रेमेडीज़ है, जो भी रिलीफ मिलनी है, चाहे वो कंपनसेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो हो टू डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस हो, चाहे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हो कि अपने प्रैक्टिस को पूरा, अपनी डिफिशिएंसी को रिमूव करने की बात हो, अपनी डिफिशिएंसी, अपने डिफेक्ट को रिमूव करने की बात हो, वो सारे प्रावधान मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व हो सकते हैं। वन टाइम सेटलमेंट हो सकता है थ्रू डिफरेंट अमाउंट्स। सो ये नेगोशिएशन का जो स्कोप है इस पूरी मीडिएशन के अंदर, ये काफ़ी आने वाले टाइम में हेल्पफुल रहेगा, और उम्मीद यही की जाती है कि आने वाले टाइम में कि इससे काफ़ी केसेस के पेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस होंगी। जहाँ पेंडेंसी की बात करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स की बात करते हैं, शर्मा जी हमारे देश में लोक अदालतें भी, क्या लोक अदालतों में भी इन मुकदमों को ले जा करके वहाँ पर देखा जाए सुनवाई हुई और इन मसलों का, इस तरह के मुकदमों का निपटारा हुआ है? देखिए, लोक अदालत एक इतना विस्तार पूर्ण एक समस्या समाधान का माध्यम है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट जा सकता है। दोनों पार्टी अगर इस चीज़ पर सहमत हैं कि हम अपना निपटारा लोक अदालत के द्वारा करा सकते हैं, या जिस भी न्यायालय के सामने वो केस विचाराधीन है, वो न्यायालय ये समझता है कि इस केस का नेचर इस प्रकार का है, प्रकृति इस प्रकार की है कि इसको लोक अदालत द्वारा निपटारा किया जा सकता है, तो वो लोक अदालत को रेफर किया जा सकता है। और ऐसे बहुत से मामले हैं जो कि काफ़ी दिनों से लंबित थे और लोक अदालत में जाने के पश्चात उनका तुरंत निपटारा हुआ है। बैंकिंग सेक्टर से लेकर बहुत तरह के एक्सीडेंट क्लेम के केसेस, इस टाइप के बहुत केसेस, मोटर व्हीकल चालान एटसेट्रा, इस प्रकार के केसेस लोक अदालत में हुए हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कंज्यूमर एक्ट में भी इस प्रकार का मीडिएशन का प्रावधान लाकर एक बहुत ही अहम डिसीजन लिया गया है, और उससे जो केसेस में समय लगता था वो समय अब कम लगेगा, और हो सकता है बहुत से केसेस मीडिएशन के थ्रू, लोक अदालत के थ्रू एक जल्दी अर्ली स्टेज पर ही उनका निपटारा हो सके। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जब हम कंज्यूमर फोरम की बात करते हैं ज़ुबैर अहमद खान साहब, आखिर कंज्यूमर फोरम की पावर्स की अगर हम बात करें या अथॉरिटी की पावर्स की हम बात करें, कितनी पावर्स उनके पास हैं इस तरह के मुकदमों को हल करने में, इस तरह के मामलात को निपटाने में, और ख़ास तौर से कंपनसेशन दिलवाने में और जुर्माने आयद करने में? देखिए, पिक्यूलियर जुरिसडिक्शन का मैटर तो अलग होगा, जिसमें हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। लेकिन उसके अलावा जब हम पावर की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, या हम स्टेट कमीशन की, या हम नेशनल कमीशन की, तो ये पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले से। और रिलीफ की जब हम बात करें तो रिलीफ में सबसे बड़ा रिलीफ जो इसमें ये है, जो आया है, जिसमें ज़्यादातर केसेस 2019 की बात आए हैं, रिमूवल ऑफ डिफिशिएंसी, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन सर्विसेज ऑल्सो। और इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ ये है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, किसी भी तरीके का वो जो अपोजिट पार्टी है, कंज्यूमर अपने ग्रीवेंसेस के मैटर उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। और उन सारे मैटर्स में अगर कोई प्रैक्टिस जो ऐसी है जो कंज्यूमर को कंटिन्यूस लॉस दे रही है, तो उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद भी कंपनसेशन का रेमेडी भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सर ने ऑलरेडी इस पर चर्चा कर रखी है कि कंपनसेशन, जो प्रोपोर्शनेट कंपनसेशन है, वो भी हम दे सकते हैं कंज्यूमर को, ताकि जो भी एक रॉन्गफुल डिसएडवांटेज जो मिला हुआ है, या रॉन्गफुल जो प्रॉफिट जो मिला गया है मैन्युफैक्चरर को या डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलर को, उस चीज़ का जो रिलीफ जो है वो कंज्यूमर को मिला है। सो इस तरीके से ये जो भी रिलीफ मिली है, चाहे वो कंपनसेशन के
बारे में हो, चाहे वो डिसकंटिन्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी वो ओमिशन हो, वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में पूरा करने का आदेश दिया गया हो, तो ऐसे सारी इसमें एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच जो है रिलीफ जो है वो इस पूरे प्रावधान में डिस्कस किया गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां कंपनसेशन एक अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं होगी, फिर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज ए रेमेडी कैन बी गिवन आल्सो। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। रेमेडीज़ दी गई हैं, कहीं ना कहीं राहत दी गई है। यहाँ ये एक छोटे से सवाल के साथ मैं जानना चाहूँगा DK शर्मा सर से कि अगर कोई कंज्यूमर किसी मामले में कोई कंप्लेंट दर्ज करना चाहता है तो उसके पास क्या कुछ प्रूफ होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारे व्यूवर्स इस बात को जान सकें? देखिए, कंज्यूमर्स एक्ट को या कंज्यूमर कानून को बहुत ही सरल बनाने की कोशिश की गई है। जैसा कि अगर हम किसी भी सिविल न्यायालय में जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस, प्रूफ की आवश्यकता होती है और कंप्लेंट या केस दायर करने से पहले हमें उन सब का अध्ययन करना और उनके बेसिस पर एक केस बनाना होता है। जहाँ तक कंज्यूमर कोर्ट का सवाल है, अगर आपने कोई कंज्यूमर ने कोई चीज़ परचेज की है और उसका बिल उसके पास है और सेकंड वो उसमें कोई भी डिफेक्ट या डेफिशिएंसी किसी भी तरीके से दिखा सकता है, इवन बाय वे ऑफ एफिडेविट और एविडेंस, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की आवश्यकता नहीं है। दो ही चीज़ों की मेन आवश्यकता है कि उसने वो सर्विस या वो चीज़ कंसीडरेशन के रूप में लिया, उसका उसके पास कोई बिल है कि उसने वो पेमेंट की है, या कोई ना कोई बिल उसके पास, कोई ना कोई उसके पास बिल प्रूफ है कि किया है, और दूसरा उसके पास ये है कि इस सर्विस में ये डेफिशिएंसी है, इसका ये प्रूफ है, या ये डिफेक्ट है, इसका ये प्रूफ है। अगर ये दो एलिमेंट वो प्रूव कर सकता है तो वो इजीली कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। जुबैर अहमद खान साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है जो जिसमें बात है एविडेंस की कि क्या प्रूफ देना चाहिए। 2019 एक्ट के बाद जो है कई ऐसे मैटर्स आए हैं जिसमें कंज्यूमर फोरम ने, नेशनल कमीशन ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर साफ साफ कर दिया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा कंप्लेनेंट पे ही रहेगा। यानी कि उन्हीं को ही जो है एक प्राइमा फेसी एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाना पड़ेगा, चाहे वो बिल के फॉर्म में, जैसे सर ने कहा है, चाहे वो बिल के फॉर्म में हो, चाहे वो काउंटर रिसिप्ट हो, चाहे वो किसी टाइप का डॉक्यूमेंट हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करें, इंश्योरेंस सर्विसेज के कोई भी मैटर जो भी कंज्यूमर फोरम में आया तो उस केसेस में जो भी कंज्यूमर के डॉक्यूमेंट पॉलिसी है जिसमें कंज्यूमर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी या जो आपका कंज्यूमर है या जो इंश्योरेंस कंपनी के जो सिग्नेचर होंगे वो डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो पहला रिसिप्ट है, द फर्स्ट कंफर्मेशन रिसिप्ट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसी तरीके से बैंकिंग सर्विसेज में भी जिस टाइप की भी सर्विसेज होगी, जैसी भी सर्विसेज में जो भी डिफिशिएंसी है, जो भी डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट होता है और कंज्यूमर जो है अपनी ग्रीवेंसेस कंज्यूमर फोरम में लेके जाता है, उस केसेस में हर एक रिसिप्ट, हर एक नोट जो भी उसमें जिसमें सिग्नेचर मेंशन किया है, जहां पेमेंट का सर्विसेज दिया गया या जो एप्लीकेशन उन्होंने दायर की है बैंक मैनेजर से, वो सारी एप्लीकेशंस जो हैं एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है मानी जाएगी। ठीक उसी तरीके से हेल्थ सर्विसेज में भी जो भी हेल्थ सर्विसेज आपने जो है अपने हॉस्पिटल से ली है, उस सारे मैटर्स में सारे डायग्नोसिस के टेस्ट, सारे डायग्नोसिस से रिलेटेड, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी आपके जब तक टेस्ट हुए हैं, वो सारे पर्चे जिसमें जो आपके हॉस्पिटल के पर्चे हैं, वो सारे पर्चे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस रहेगा किसी भी तरीके के ग्रीवेंसेस का जहां मेडिकल सर्विसेज में एक कंज्यूमर को ग्रीवेंसेस फेस करनी पड़ती है। तो यानी कि इस सारे जितने केसेस टाइप के केसेस हैं, डॉक्यूमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस इंफॉर्मेशन है, चाहे वो छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो किसी लेटर, अथॉरिटी लेटर का हो, जरूर होना चाहिए। देखा जाए तो बिल का एक अहम रोल हो जाता है, बिल का जरूर ध्यान रखें। और जब भी आप कोई सर्विस ले रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं तो कोशिश यही करें कि उसका आपके पास एक बिल जरूर होना चाहिए और आप एक ग्राहक होने के नाते, एक सारिफ होने के नाते अपने हक को जानें, बेदार रहें, जागरूक रहें। आज की इस पेशकश के लिए मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस अहम मौजू पर रोशनी डाली अपने तजुर्बे से, और हमारी हुकूमत ने कवानीन के साथ साथ आप सबके लिए, तमाम कंज्यूमर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जहां पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। वो नंबर हैं 1800
1411400। दूसरा नंबर है 14404। ये तमाम चीज़ें की गई हैं आप लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन ज़रूरत है जागरूक और बेदार रहने की। हमारी आज की कोशिश के ज़रिए भी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। मैं अपने तमाम मेहमानों का और तमाम व्यूवर्स का, नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हम आज की इस ख़ास पेशकश को यहीं मुकम्मल करेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। आपको छोड़ जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। चेक। जाना पड़ेगा। अरे